अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बच्चों क्या सूरत हाल है? प्रैक्टिस की ये लास्ट क्लास की जो हमने पढ़ा था उसकी? सर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई थी। जी आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। हम ये इसकी जो है पॉलिनोमियल की और मल्टीपल की। मल्टीपल की। ये आज हम देख लेते हैं दोनों इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है सर। थ्योरेटिकली समझ आ गया था वो सारा मॉडल? जी सर। यस सर। तो उसमें हमने ये सोचा था कि बैकवर्ड एलिमिनेशन जो है वो सबसे सीधा और आसान मामला है, वो कर लिया जाए तो अच्छा है, टाइम सेविंग भी है और Yes, आप देखेंगे आज आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी आसान है। कोई क्वेश्चन है किसी का के लिहाज सर से? इम्प्लीमेंटेशन फिर हम सर बैकवर्ड की करेंगे बस। जी जी ओके अभी काफी सारे टॉपिक्स रहते हैं, फिर इस पे रिग्रेशन पे बस अब हमें कंक्लूड करने की तरफ जाना है। चलिए ठीक है सर। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने कोई क्लास मिस नहीं की लेकिन मेरी 3 एब्सेंट्स लगी हुई हैं सर। कौन साहब है? सर अहमद हसन सर। कौन कौन सी 3 क्लासेस की एब्सेंट लगी हैं आपकी? सर फर्स्ट 3 क्लासेस की सर। तो अब नहीं आए होंगे या लेट आए होंगे? नहीं सर, मैं प्रॉपरली टाइम पे लेता रहा हूँ। मे बी कुछ उसका मसला हो इंटरनेट का, जिसमें सर डिस्कनेक्ट हो जाता हो, वरना तो सर मतलब क्लासेस मैंने पूरी ली हैं सर। क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में आपने एक असाइनमेंट दी फर्स्ट थी क्या क्लास उसको? सर अब इस तरह तो याद नहीं है सर। चलें, फिर परेशान ना होए, अगली क्लासेस आप अटेंड करें। 3 की बजाय 6 ना कर दीजिएगा, अगर 6 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर। बस ठीक है। वो ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा, जो आप कह रहे हैं ना वो गलत बात कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है आपकी एब्सेंट लगाने की? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सर आपने किया सर, मे बी नहीं वो इंटरनेट। बेटा अटेंडेंस बड़े आराम से तहम्मुल से लगी है इसमें, और मैं बोलता हूँ कि ये ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, बोल के ही एब्सेंट करते हैं। तो जिस बच्चे का कोई प्रॉब्लम होता है वो उसी वक्त रेज हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। अभी आप बस आगे देखें, फॉरगेट अबाउट इट, ये ओके ओके सेकेंडरी सर। इशू। ओके सर, थैंक यू सो मच। स्क्रीन शेयर हुई है बच्चों? यस यस सर। सर। ओके। अच्छा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमने जो चीज आप लोगों में से कौन बताएगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या फर्क है? मैं बताऊं नहीं। क्यों सर? सर सिंपल में सिर्फ एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और मल्टीपल में काफी ज्यादा होता है। मल्टीपल, तो सिंपल में Yes. एक वेरिएबल होता है और मल्टीपल में काफी सारे वेरिएबल होते हैं। अब ये बताएं, कोई और साहब बताएं इन दोनों के अलावा, कि पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो और मल्टीपल और सिंगल, ये सिंपल, इनमें क्या फर्क है? पावर सर जी बोलें। पावर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हो जाती है। हाँ, वेरिएबल एक ही रहता है और उसकी सर पावर इंक्रीज हो सर जाती है। लाइन जो हमारी स्ट्रेट नहीं रहती सर, कर्व बन जाती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो फिर हमें कर्व लाइन वगैरह के पॉलिनोमियल। लिए पॉलिनोमियल की जरूरत पेश आ यस जाती है। पॉलिनोमियल जरूरत पड़ती है। ऐसा डाटा जो कि
प्लॉट करके यहाँ पे आपको अंदाजा होगा विजुअलाइजेशन की पावर का। ये जो हमने वो बीच में ऐसे कोड भी देखा ना, पीस ऑफ कोड जो के प्लॉटिंग करके हमें दिखाता है। तो वो जो प्लॉटिंग वाला कोड है वो अगर हम अपने रॉ डाटा को प्लॉट करके देख लें, तो प्लॉट करके देख के हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस डाटा को अगर किसी रिग्रेशन मॉडल पे मैप करना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला मॉडल इसको अच्छे तरीके से मैप नहीं कर पाएगा। डाटा देख के ही हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वो जो प्रेजेंटेशन है उसको ही से अगर हम खोल के देखने की कोशिश करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, डाटा स्लाइड शो शेयर हो रहा है? स्लाइड शो सर, स्क्रीन कोड है सर। ये अब शो हो रहा है? यस सर, अब हो रहा है रिग्रेशन। ये इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि सिंपल, मल्टीपल और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या फर्क है। ये यहाँ पे आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखें तो एक वेरिएबल है x1, ये तो कांस्टेंट है ना, बाय इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। कि x, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, इनमें से y एक्सिस पे हमारी जो भी लाइन है, कर्व्ड है या स्ट्रेट है, वो किस जगह आके टकरा रही है, ये बी नॉट वो जगह है। ये देखें x1 इधर एक वेरिएबल है, इधर x1, x2, x3, xn एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है उसमें x1 ही वेरिएबल है, लेकिन एक ही वेरिएबल है, लेकिन उसको हम x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, x रेज़ पर 4, 5 अप टू n जा सकते हैं। तो अगर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अब इसको अगर हम देखें, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो बेस्ट है, हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये डाटा को अगर हम पहले प्लॉट करके देख लें, हमने ये पिछले लेक्चर्स में डाटा को प्लॉट भी करके देखा है, तो अगर हम अपने रॉ डाटा को प्लॉट करें तो इस तरह से अगर उसकी प्लॉटिंग हो तो अगर इस लाइन को बीच में से गायब भी कर दें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर काफी हद तक मैप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे? सिंपल लीनियर। ठीक हो गया ना? यस सर। अब ये एक दूसरा मॉडल है, इसको ये इसमें हमने डाटा को प्लॉट किया तो डाटा कुछ इस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर 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 जा रहा है। अब अगर इसको स्ट्रेट लाइन पे मैप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो फिर भी ये कोई बहुत बुरा नहीं नजर आ रहा है, यार आगे लेकिन जाके जैसे फिर जैसे हम आगे जाएंगे ये ऊपर सर जाना शुरू हो जाएंगे, जो रेड डाटा एलिमेंट्स के प्लॉटिंग है, और लाइन जो है वो इधर जाना शुरू हो जाएगी और ये डिस्टेंस जो है दोनों का वो और बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया? तो इस केस में हमें ये नजर आ जाना चाहिए कि हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो काम नहीं करेगी। नहीं, तो इस सूरत में फिर हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ जाते हैं और पॉलिनोमियल के थ्रू हम इस लाइन को, कर्व लाइन को मैप करने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में फिर हम x की पावर्स को एडजस्ट करते हैं कि 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, तो वो हम डिफरेंट पावर्स वेरिएबली लेके देखते हैं और उससे फिर हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एरर है वो कितना कम हो गया। अभी तक जो हमने एरर पढ़ा है वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाला था कि इन पॉइंट्स के और जो एक्चुअल लाइन जहाँ से गुजर रही है, लाइन जो प्रिडिक्ट कर रही है और जो ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर्स हमने लिया था, याद है ना ये? तो उससे समहाउ हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, तो इसमें ये अगर ये वाला टर्म जब हम लीनियर रिग्रेशन के साथ हम ये पावर्स को आगे एनहेंस करना शुरू कर देते हैं, x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, x रेज़ पर 4, x1 रेज़ पर 4, तो वेरिएबल एक ही है, आगे हम ये सारा कुछ खुद क्रिएट करते हैं। तो डाटा सेट हमारा ऑर्डिनरी वही रहता है, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पाइथन में ये लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि डाटा को हायर पावर्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं। उसको हमने उसमें बताना क्या होता है। अब आप कोड से पहले मैं आपको थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोड में होना क्या चाहिए। इसके कोड में क्या होना चाहिए, इसके कोड में हमारे पास x1 पड़ा होना चाहिए, एक वेरिएबल पड़ा हुआ है हमारे पास।
उस वेरिएबल का स्क्वायर लेना है, अगला कॉलम बनाना है, उसका क्यूब लेना है, उससे अगला बनाना है, उसकी पावर 4 लेनी है, उससे अगला बनाना है, उसकी पावर 5 लेनी है, उससे अगला बनाना है। तो जितनी पावर तक भी हमने जाना है, हम पावर बता दें और उतने वेरिएबल्स वो सारे खुद बना दें। सेंस बनता है इस बात का? यस सर। हमें रॉ फॉर्म में जो एक्चुअल डाटा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ x1 का मिलना है ना। ये हमारा जो असली डाटा है वो सिर्फ ये है x1, ये वाला x1। ये x1 का स्क्वायर और क्यूब तो हम खुद ले सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। यस सर। हम उसमें पैरामीटर दे दिया से मैंने 4, तो 4 का मतलब है कि x की पावर 4 तक चलेगा, तो वो इसकी स्क्वायर क्यूब और x की पावर 4 वो खुद ही निकाल लेगा और उसको फिर अपेंड कर दो डाटा के अंदर। तो जब वो सारा अपेंड हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर फिर अपने मॉडल को ट्रेन करो, सिर्फ इसके ऊपर ना करो। तो ये फर्क है पॉलिनोमियल और लीनियर में, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई है? अभी मैं वो प्रोग्रामिंग वाली वो जो कोड देख के कई लोगों का दिमाग बंद हो जाता है ना। जैसे मैं जब पढ़ रहा होता था ना, तो ये वाली बात समझ आती थी, कोड से कोई जब ये बात समझाता था बात नहीं समझ आती। अभी कोई क्लास में ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे ये बात समझ ना आई। तो अगर किसी को इसको समझने में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमने इसको एनहांस करना है। और अगर हम चले जाएं इस पे से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे, तो फिर क्या होगा? सर कम करेंगे। वेरिएबल्स हो जाएगा सर। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स ही ज्यादा होते हैं, है ना? यस जिस तरह हम देख रहे थे कि ये मार्केटिंग का वो है बजट, ये R&D का है, और कोई और भी 3 डिफरेंट तरह के बजट दिए हुए थे। एक मार्केटिंग का था, एक R&D का था और एक कोई और तीसरा था। उन तीनों बजट्स को सामने रखते हुए हमने देखना था कि किसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी बन रही है, और एक स्टेट का वेरिएबल था। तो स्टेट के वेरिएबल को हमने क्या कहा था कि उसको हम किस तरह से क्वांटिटेटिव बनाएंगे, उसको न्यूमेरिक कैसे बनाएंगे? वन हॉट कोडिंग सर। वन हॉट एनकोडिंग। है ना? ये हमने कहा था कि स्टेट के वेरिएबल को वन हॉट एनकोडिंग से हम न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, और प्लस ये सारे वेरिएबल्स एज इट इज रहेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि क्या उसकी स्केलिंग करनी चाहिए? तो डेफिनेटली स्केलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वन हॉट वाले 0 और 1 है, ये 0 और 1 होंगे, और ये इतने बड़े बड़े नंबर्स, हजारों लाखों के बजट्स, तो ये बेचारा उसके सामने बहुत मासूम बन जाएगा। जब ये मासूम बन जाएगा तो फिर हमने ये चीज सीखी थी कि कुछ रिग्रेशन के मॉडल्स ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्केल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम स्केलिंग एक्सप्लिसिटली नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनकी लाइब्रेरीज के अंदर ही ये चीज मौजूद है कि जब वो डाटा को लोड करते हैं, उठाते हैं एक्सेल की शीट से अपने वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में वो उसको लोड करेंगे, तो एक्स वेरिएबल को लोड करके जब हम मॉडल अप्लाई करेंगे, मॉडल में एक्स वेरिएबल को पास करेंगे, तो वो जो मॉडल होगा वो मॉडल खुद ब खुद इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको पहले क्या कर लेगा? स्केल कर लेगा। बजाय इसके कि स्केलिंग हम अप्लाई करें, वो मॉडल खुद स्केलिंग अप्लाई कर देता है, तो हमारा ये काम और ज्यादा आसान हो रहा है। ठीक हो गया? और इसके अलावा क्या चीज थी? वन हॉट एंड कोडिंग वाले जो ये डमी वेरिएबल्स हम ऐड करते थे, तो डमी वेरिएबल्स के हवाले से हमने क्या पढ़ा था? जो बच्चा कह रहा है मेरी अटेंडेंस का मसला है, कौन है वो? यस सर, मैं अहमद से। जी अहमद। जी सर। अहमद अब बताओ, तुम्हारी अटेंडेंस सारी लगने लगी है। डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है? सर डमी वेरिएबल ट्रैप सर, मतलब दूसरा मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में सर हमारी जो वैल्यू बढ़ती है सर, वो जो एक पॉइंट पे मतलब आके सब्स्टिट्यूशन करती है सर, उसको कहते हैं। ओलो ही बनाता है उसी। नहीं सर सर। कोई और बताए? सर ट्रैप जो होता है ना नहीं सर नहीं हम। बताना, चुप 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 चुप, खामोश।
तुमने बोलना नहीं जी फारूक जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। ओके सर। खामोश। बताएं भाई कौन कौन इसका जवाब दे सकता है? डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है? रेज योर हैंड। सर इसमें ये था कि खामोश खामोश। रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। स्वाइम खामोश। आई जस्ट वांट टू सी अ शो ऑफ हैंड। कुछ पता तो लगे क्या चल रहा है। गड़बड़ी हो रही है। जस्ट वेरी फ्यू हैंड्स। सर जो मतलब ना एक या दो ठहर जा यार, वेरिएबल्स। ठहर जा, अभी बस चुप कर जा। सायरा, सायरा आफ्ताब, डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है? ये सारी चीजें ना मैं फिर जब अपने पास नोट कर रहा हूँ। आपके तो सर ये डमी इसी की बेस पे मैंने फिर आप लोगों के ना वो सेशनल वगैरह के अंदर और जो फाइनल ग्रेडिंग होनी है, ये ऑनलाइन चल रहा है सारा सिलसिला। इसमें इस तरह की चीजों को अपने लिए समझें कि इसके रिफ्लेक्शन आपकी ग्रेडिंग में आनी है। ये जो मैं रुक रुक के सवाल पूछ रहा हूँ, और ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह पे रैंड पे आप लोग सारे स्ट्रगल करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। अब वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिग्रेशन। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आएंगी तो फिर परेशानी है। इसका मतलब है कि हमारी एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। क्या रहा? सर वो बेसिकली डमी वेरिएबल ट्रैप तब होता है कि जब आपके टू और मोर वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल हो गया ये तो आयरा ने बड़ी माशाल्लाह स्मार्टनेस से गूगल फटोफट करके पढ़ लिया है और हमें बता दिया है। हमने जो चीज डिस्कस की थी वो क्या थी? सर डमी वेरिएबल। सर यार जितने तू चुप नहीं वेरिएबल रह होंगे सकता भाई। खामोश हो जा यार, खामोश हो जा। जी, और कौन सा आप बताना चाहेंगे? हमने जो चीज डिस्कस की थी उसके बताएं क्या है उसमें। आयरा ने सही एग्जांपल दी है, इट्स नॉट अ रॉन्ग एग्जांपल, बट who would like to explain more about it? Many people raised hands, so any of them except Farooq and Arqam. जी शरियार। सर डमी रूल ट्रैप तब हम देखते हैं जब ज्यादातर कैटेगोरिकल इनकोडिंग कर देते हैं। जिस तरह कल आपने बताया था कि कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल में जर्मनी आ गई, यहाँ पर कोई 3 कंट्रीज आ गई, अब इनकी इनकोडिंग करते हैं 100 इस तरह से। तो हम ज्यादातर एक को क्या कहते हैं ड्रॉप कर देते हैं एक कॉलम को, क्योंकि डमी रूल ट्रैप ये होता है कि हमने ज्यादातर एक काम को लेना है, n-1 नंबर ऑफ कॉलम्स को लेना है अगर हम इनकोडिंग करते हैं कैटेगोरिकल। गुड। इसमें हमने क्या किया था कि ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। तो इसमें हमारे पास ये न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया है। ये इसको ये इस वक्त किस फॉर्म में? कैटेगोरिकल। इसको क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल फॉर्म। कैटेगोरिकल। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको वन हॉट एनकोडिंग इस चीज का नाम है। अगर किसी ने अभी तक नहीं समझा तो अभी समझ लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जितनी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं उतने कॉलम्स बना दें। उतने कॉलम्स बनने के बाद हर एक कॉलम को इनमें से एक नाम दे दें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 2 ही हैं तो 2 ही कॉलम्स बनेंगे, एक न्यूयॉर्क के लिए और एक कैलिफोर्निया के लिए। तो जहां जहां न्यूयॉर्क है वहां वहां 1 कर दो, और जहां जहां कैलिफोर्निया है वो 0 कर दो न्यूयॉर्क वाले कॉलम में। और कैलिफोर्निया में इसे उल्ट कर दो, जहां न्यूयॉर्क है वहां 0 कर दो और कैलिफोर्निया के लिए 1 कर दो। तो हम करेंगे क्या इस सूरत में? फिर हम यूं करते हैं कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल को क्रॉस आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने नहीं लेना, क्योंकि इसी के अंदर से ये 2 ही है ना। 2 के केस में जहां 0 है उसका मतलब कैलिफोर्निया है, जहां 1 है उसका मतलब न्यूयॉर्क है। और अगर इसको निकाल दें और इसको रख लें तब भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 0 का मतलब न्यूयॉर्क है और 1 का मतलब कैलिफोर्निया। तो जिस वाले को भी रखेंगे उससे हमें दूसरे की इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी।
सवाल ये है कि अगर यहाँ पे और दीगर स्टेट्स भी हो, न्यू जर्सी भी हो, एरिजोना भी हो से, और वाशिंगटन भी हो, तो काफ़ी सारी और स्टेट्स हो सकती हैं। तो उन स्टेट्स में फिर हम उतने ही कॉलम्स बढ़ाते जाएं। तो ये से न्यू जर्सी के लिए कॉलम बन गया, ये एरिजोना के लिए बन गया, ये वाशिंगटन के लिए बन गया, तो ये इतने सारे कॉलम्स और बन जाएंगे। लेकिन एनीवे हमने ये करना है कि अगर ये 5 कॉलम भी है ना, तो इनमें से एक कॉलम को ड्रॉप करना है, क्योंकि उन चारों की मदद से हम पांचवा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब उन सारों में 0 0 0 और 0 होगा, इसका मतलब है कि ये पांचवी वैल्यू है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर, किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, किसी कॉलम को भी। नॉर्मली हम लास्ट वाला ही करते थे, लेकिन हम किसी को भी कर सकते किसी जो मर्जी आप ड्रॉप कर दें, जो मर्जी ड्रॉप कर दें, इससे कोई फर्क नहीं। तो हम किसी को एक को भी ड्रॉप करते हैं। ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो इसमें ये जो है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरऑल वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जब वो लास्ट वन वाला हम ड्रॉप कर देते हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वरना अगर ये फॉर एग्जांपल 5 हैं, तो 5 में से पांचों के पांचों रखेंगे, तो कोई से भी 4 के सेट से हम पांचवा डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो, पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा हो तो मॉडल की प्रिडिक्शन अच्छी नहीं होती। ये इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन ऐसा होने से मॉडल की प्रिडिक्शन अच्छी नहीं होती। तो ये बात समझ आ गई। इस सादी सी चीज का नाम क्या है? वन हॉट एनकोडिंग। और इसमें से किसी एक को फिर ड्रॉप कर देना, ये हमारे पास वो मल्टीकोलिनियरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। सारी बातें वाज़ेह हो गई? अब तो क्लास में कोई ऐसा बच्चा, मोहम्मद अहमद साहब, बात समझ आ गई? यस सर। क्या बोला? सर ये जो आपने डमी वेरिएबल के बारे में बताया कि मतलब हमारे पास अगर एक या दो वेरिएबल से ज्यादा मतलब हम करें तो उसको एक स्टेट पे ले सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, इसमें ये समझो ना बात को कि देखो, दो है ना ये। अगर मैं सिर्फ इस एक को रखूं, अगर मैं सिर्फ इसको रखूं न्यूयॉर्क को, तो क्या इसकी मदद से, और ये कैलिफोर्निया गायब कर दूं, क्या इसकी मदद से भी तुम बता सकते हो कि कौन सा न्यूयॉर्क है और कौन सा कैलिफोर्निया है? यस सर, अगर सेम वेरिएबल्स आ रहा हो तो उससे उसके थ्रू हम सर देख के बता सकते हैं। ये मतलब ये सेम वेरिएबल यहाँ पे किधर है? सर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 1 है सर, तो मतलब कैलिफोर्निया के थ्रू पे हम जहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 1 है सर, वहाँ पे बेटा हम न्यूयॉर्क को देख रहे हैं, न्यूयॉर्क को। कैलिफोर्निया को हमने फोर्थ फूथ करा दिया है, हमने गायब कर दिया, सो वी कैन नॉट सी इट एनीमोर। जस्ट सी न्यूयॉर्क एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। सर न्यूयॉर्क सर जहाँ पे सर मतलब देखें 1 है सर, उसके मतलब कोडिंग के थ्रू जिस तरह आपने लास्ट क्लास में बताया कि अगर कोडिंग के मैंने थ्रू इस 1 क्लास में भी काफी कुछ बताया है बेटा। तू अटेंडेंस के बारे में तू ज्यादा फिक्रमंद है, ये बात समझनी तेरे लिए मुश्किल है। ठीक है प्यारे बेटे, ये देखो, ये 1 का मतलब क्या है कि ये न्यूयॉर्क है। इसका मतलब है यस दिस इज न्यूयॉर्क। और 0 यस का मतलब है नो इट्स नॉट न्यूयॉर्क। नो यस ये बात तुम्हें बताने में कितनी परेशानी हो रही है? नो सर। इट्स नॉट न्यूयॉर्क। सर वो मैं ये कहना चाह रहा बस था कि तुमने ना ये, जहाँ पे सर वो वहाँ पे न्यूयॉर्क है। मैं तुमसे कोडिंग की बात पूछ रहा हूँ, तुम कहते हो नो कल जिस तरह आपने बताया था। सारी आधी बातें जो है ना वो ये कही जा रही है जिस तरह आपने बताया था, और वो उस तरह ही होता है, और उस तरह कोडिंग में हम यूं कर लेते हैं। बेटा हम सिर्फ, दिस इज ऑल व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। ओके ये मैं इस वक्त सिंपल तरीन करके बता रहा हूँ, सिंपल तरीन। क्या बोला? 1 का यस मतलब यस है, और यस 0 का सर, मतलब 0 नो का है। मतलब नो इसका मतलब है ये न्यूयॉर्क है और ये न्यूयॉर्क नहीं है। अगर दो ही नहीं। स्टेट्स हैं तो फिर ये दूसरी स्टेट है। अगर ये यस न्यूयॉर्क नहीं है, जिस तरह आयरा ने एग्जांपल दी थी कि 1 का मतलब से अगर ये मेल वाला कॉलम मैंने ले लिया, उसमें 1 लिखा है तो मेल है, 0 लिखा है तो वो मेल नहीं है, तो फिर वो मेल नहीं फीमेल है। ही है। यस समझ आ गई? तो यस इस सर। 1 का मतलब न्यूयॉर्क है, तो 0 का मतलब न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क नहीं है तो नहीं, दो ही तो स्टेट्स हैं, तो दूसरी कौन सी है? कैलिफोर्निया सर। तो बस ये इसका मतलब है कि ये कैलिफोर्निया। इसका क्या यस सर। मतलब है इस 0 का?
सर कैलिफोर्निया 9 है ये। ठीक है, और इसका सर ये न्यूयॉर्क है सर। यस सर। ओके, सर ये भी 9 है, मतलब लास्ट वन कोई और state है। कोई और, एरिजोना है, नहीं सर कैलिफोर्निया ही कैलिफोर्निया है, है। ठीक है, जीरो का मतलब यस सर। जैसे वही स्टेट्स है ना, तो ये यस ठीक है। सर तो जब कैलिफोर्निया। इसका मतलब है कि इस एक कॉलम को रखने से ही हमें पता लग जाएगा कि ये न्यूयॉर्क है और ये कैलिफोर्निया। यस सर। इस दूसरे की जरूरत है हमें, नहीं सर। बस ये बात है। यस इतनी सी बात आपने आसान करके समझनी भी है, और जब पूछा जाए तो समझानी भी है। इंशाल्लाह सर। मुश्किल के आसान, सर ये इजी है सर। अभी समझ आ गई, बस ये बात आपको यस सर, समझाएगी। अब समझ आ गई। ठीक है, तो जब ज्यादा कॉलम्स भी होंगे तो उनमें से एक कॉलम हमने उड़ा देना है। वो कॉलम हम बाकी कॉलम्स की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू हो। ओके सर। जैसे 2 में से 1 रख के कर लिया तो 3 में से 2 रख लेंगे, 4 में से 3 रख लेंगे, 5 में से 4 रख लेंगे, 100 में से 99 रख लेंगे। ओके ठीक सर। है, यस सर। उस आखिरी कॉलम की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। जब इन जो रखे हैं उनमें जब सारे 0 होंगे तो इसका मतलब है कि वो जो नहीं रखा था वही वाला ही ऑन है, वही 1। किसी ना किसी ने तो हर रो में 1 होना है ना। यस सर। ठीक हो गया, यस सर। वेरी। इस तरह आसान तरीके से अपने आप को समझाएं। इसीलिए अभी तक मैं कोड में दोबारा नहीं गया, हमें कम से कम ये चीजें थ्योरेटिकली समझ आ जाए कि इन तीनों चीजों में फर्क क्या क्या है। पूरी क्लास में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको भी इन सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की समझ में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो पहले आप वो डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं कोडिंग में जाता सर मुझे प्रॉब्लम। हूँ। जी कौन सा? दाऊद। जी दाऊद। सर ये डमी वेरिएबल ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है इसकी समझ नहीं आई मुझे। ये जो अभी हमने लास्ट बात की है इसकी समझ आई बेटा, 1 और 0 वाली? एक्चुअली सर मेरा लास्ट मैंने तो इंटरनेट पर यार ये तभी लास्ट बात जो हमने की है इसकी समझ आई है 1 और 0 की? मैंने अभी सर ज्वाइन किया अभी। अच्छा, एक मेरी बात सुने आप लोग, दाऊद भाई, यस सर। आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है लेक्चर्स की? रिकॉर्डिंग यस सर। मेल आती है? यस सर, लेक्चर के फॉर्म पर भेज देते हैं। अच्छा, तो वो आप देखते हैं फिर? नहीं सर अभी तक नहीं देखी, क्योंकि मैं लेक्चर सारे ले रहा हूँ रेगुलरली। हाँ, सही। तो आपको जब बात ये वाली नहीं समझ आई ना, तो आपको चाहिए कि इस पोर्शन को, लेक्चर को 2 दफा 3 दफा 4 दफा सुन लें। ठीक है, उस पोर्शन को ही सुनना है ना। हमारे लिए कितनी आसानी होगी इस वाले मोड में, वीडियो जब आपको रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है तो कितनी आसानी हो जाती है कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के उस पोर्शन को जो आपको ट्रबल कर रहा है वापस प्ले करके 3 दफा 4 दफा सुन लें अगर, तो आपको वो चीज़ आसान लग जाएगी, आसानी सर से ठीक। समझ आनी शुरू हो जाएगी। पहली दफा में थोड़ी सी समझ आएगी, दूसरी दफा में और ज्यादा समझ आ जाएगी, तीसरी दफा में काफी हद तक समझ आएगी, चौथी दफा में आप कहेंगे वो अच्छा है तो ये आसान। ठीक है, तो ये यस सर। एफर्ट आप लोगों ने खुद भी करनी है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो, यही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो इस तरह के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, इनको हम वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू इस तरह इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। ये ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आई है? यस ये सर। हमने कैसे की है? ठीक है, यस सर। ये समझ आ गई थी ना? यस सही आ गई थी। 2 वैल्यूज थी, 2 ही कॉलम्स ले लिए, 1 जहाँ जहाँ ये था उधर उधर 1 कर दिया, जहाँ जहाँ ये था उधर उधर इसको 1 कर दिया, और बाकी सब जगह पे 0। ठीक है, यस सर। अब डमी वेरिएबल, ये इन सारों को क्या कहते हैं? डमी वेरिएबल। यस सर। इनका क्या नाम है? डमी ये वेरिएबल। इस एक्चुअल वेरिएबल की डमीज है। ठीक है, यस और सर। इसके अंदर जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उतनी ही इसके अंदर कॉलम्स बनने चाहिए। यस सर। हम ये कर लेते हैं कि इनमें से उतने कॉलम्स ले लो जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, मिनिमम उतने कॉलम्स ले लो। तो यस इस सर। 0 का क्या मतलब है?
कि यहाँ पे कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क नहीं है। हाँ, तो इस पूरे कॉलम को देख के मुझे पता लग जाएगा कहाँ न्यूयॉर्क है और कहाँ कैलिफोर्निया है, पता लग जाएगा। यस सर, यस सर। तो क्या मुझे इसकी जरूरत है फिर? नो सर। बस इसी चीज का नाम डमी वेरिएबल ट्रैप है कि हम ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसका 1 का मतलब है ये 0 है और इसके 1 का मतलब है ये 0 है, ऐसा ही है। यस सर। तो हम इनमें से एक वेरिएबल रख लेते हैं, इन दोनों को हम रखेंगे तो हमारा मॉडल जो है वो इन दोनों के कोरिलेशन की वजह से अच्छा ट्रेन नहीं होगा। सर यहाँ तो पे हम क्वेश्चन, जी सर यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट में सिर्फ 2 क्लास हैं, न्यूयॉर्क की और कैलिफोर्निया की, तो जी इनको हम लेबल एनकोडर के थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिर्फ आउटकम जो कॉलम आएगा वो एक ही आएगा, 0 या 1। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 3 या 4 क्लासेज होती हैं, यहाँ पे साथ में लंदन भी आ जाता है, साथ में कोई और सिटी भी आ जाता है, तो फिर हम लेबल एनकोडिंग करेंगे, उसके बाद हम ये डमी वेरिएबल ट्रैप को कैसे खत्म करें। उसमें भी हम जितने भी वो वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जांपल अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 हो, ठीक है, तो 5 में से हम यस 4 रख लेंगे, एक को निकाल देंगे। एक ऐसा आएगा जिसमें से ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब है फिर यही 1 है। ठीक है। यही मतलब हुआ ना इसका। यस सर। जब ये सारे 0 होंगे ना जिस जगह पे जो हमने रखे हैं वो सारे जब 0 हुआ करेंगे तो फिर जो नहीं रखा हुआ वही 1 है उस वक्त। ठीक है सर, समझ इसका गया, मतलब है थैंक यू कि सो अगर मच। n हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो हम n-1 डमी वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लें। वो जो nth है उसको हम उन n-1 की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं, उसका इन n-1 के साथ कोरिलेशन बन जाएगा। सही हो गया। यस मेल फीमेल से भी ये एग्जांपल आसान है। इसका भी जो एक्चुअल डाटा है उसमें 3 ही है स्टेट्स, लेकिन ये समझाने के लिए, आसान करने के लिए ये 2 वाली एग्जांपल ली। एक सवाल इसमें ये हमने, अगर आप पिछले लेक्चर देखें तो हमने ये दोनों बातें डिस्कस की हैं, एक ये वाली जो भी आप कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा सवाल ये बन सकता है, ये तो स्टेट है, स्टेट के अलावा अगर कोई और इस तरह का ही डमी वेरिएबल हो, जिस तरह हमने क्या एग्जांपल ली थी, सेक्टर। सेक्टर में हमने ये कहा था ये ऑयल एंड गैस है, ये फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ये एजुकेशन है, ठीक है। सेक्टर्स भी इसी तरह से मल्टीपल हो सकते हैं और वो भी इसी नोयत के, जिस तरह ये स्टेट्स हैं कैटेगोरिकल, इसी तरह सेक्टर्स भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो उनके लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह के डमी वेरिएबल्स अलग से बनाएंगे। वो 3 सेक्टर्स हैं जी, 3 डमी वेरिएबल्स बन गए, उनमें से भी एक को खत्म कर देंगे और 2 से उसको रिप्रेजेंट करा। तो जितने डाटा में इस तरह के वेरिएबल्स होंगे उन सब के लिए डमी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उनमें से किसी एक को डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी को रख लेंगे। क्लियर? यस सर, थैंक तो यू ये सर। सारा काम जो है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करना है, खा वो कितने ही हों और उनमें कितनी ही पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हों, उनके मुताबिक हमने ये तरीका कार करना। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके हो गया? तो यस सर। आप लोग, आई एम हैप्पी के एक लिहाज से मैं खुश भी हूँ कि आप लोगों ने कुछ सवाल किया है, इसका मतलब है कि somehow you are trying to understand it। तो दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग अगर कभी कोई चीज ना समझ आए तो कोशिश किया करें कि वीडियोस को बार बार सुनें, तो उससे आप काफी इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया? यस यस सर। सर। चलिए लेट्स स्टॉप इट, मूव ऑन with कोडिंग पार्ट। अच्छा जी, कोड में हम उसी तरह से अपने हमारा जो तरीकाकार है रिग्रेशन वाला, ये हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो हमने इंक्लूड की हैं। उसके बाद लेट मी जस्ट फिक्स वन थिंग क्विकली। एक चीज का आपने ख्याल रखना है और वो ये है कि ये जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त?
सी सी यूजर डज नाउ। कर्सर, लेकिन जो मेरा ये सारा डाटा पड़ा हुआ है और ये जो फाइल पड़ी हुई है जिसको मैंने खोला हुआ है इस वक्त, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बैकवर्ड एलिमिनेशन लेक्चर, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? डी वर्क डी ओके में वो रिपोर्ट्स एंड लेक्चर्स, रिग्रेशन, और उसके अंदर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इस फोल्डर के अंदर ये पड़ा। ठीक है, तो यस मुझे सर। यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी ये वाली सेट करनी है, क्योंकि यस अगर सर। ये उधर सी वाले में ही होगा तो ये उधर, ये क्या करेगा कि ये इस फाइल को, ये जो ये वाली फाइल है इसको सी वाले इस फोल्डर में ढूंढ रहा होगा, सी नान वाला जो फोल्डर आ रहा है। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था ये हमने, जी जी पूछें। सर। वो जो आपने असाइनमेंट दी हुई थी उसमें रिग्रेशन जो है ना वो करनी थी, तो मैंने वो असाइनमेंट की हुई थी। उसके अंदर जब मेरा आउटपुट आया था, जो प्रेडिक्शन थी, मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ था, उसमें रिग्रेशन जो लाइन थी वो ड्रा हुई थी, लेकिन उसमें रेजिडुअल एरर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ भी थी। फिर मैंने उनको कुछ और तरह से इंप्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल मैंने फीचर्स को स्केल कर लिया, दो एक ही फीचर था मेरा इंडिपेंडेंट, तो मैंने इसको स्केल कर लिया, तो उसके साथ जो आउटकम आ रहा था ग्राफ पे, तो वो उससे भी मतलब बहुत बुरा था। तो हम इनको प्री प्रोसेसिंग करके यहाँ पे इसको रिग्रेशन जो आउटकम है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो है ना प्रेडिक्शन वो ठीक नहीं थी आ रही कुछ। आप वही साहब हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था? यस सर। प्यारे भाई, थोड़ा वक्त पे आ जाते तो आपका ये वाला मसला काफी आसानी से हल हो जाता। एनीवे, मैं आपको एक फिर ये बता देता हूँ। हमने तीनों की तीनों जो रिग्रेशन टेक्निक्स हैं उनको देखा है। रिग्रेशन की कई सारी टेक्निक्स हैं एक्चुअली, ठीक है। यस सर। उनमें जो हमने तीन अभी तक देखी हैं वो लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये नजर आ रही है? यस सर। यस सर। तो स्लाइड शो हो रहा है? यस सर। यस सर रिग्रेशन। ये देखो, हमने ये देखा था कि यार अगर हमारा डाटा को, आप रॉ डाटा को प्लॉट करके देखें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक सिंपल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन से अगर ये हैंडल हो जाता है तो फिर हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही काफी है। ठीक है, यस सर। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर डाटा में एक ही वो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, तो फिर हम या तो ये लगा सकते हैं सिंपल लीनियर जिसमें वो स्ट्रेट लाइन ही लगाएगा। लेकिन अगर डाटा इस तरह का है और एक ही वेरिएबल है, अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस डाटा को देखो तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है ना। यस सर। तो ये डाटा अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे जा रही है लाइन, और यहाँ से ये ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही है। यस सर। और इस लाइन को अगर मैं खींचूंगा तो ये इस तरह जाएगी, तो इसमें और इसमें और डिफरेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इतने डाटा को देख के ये बेचारा यही लाइन ही लगा सकता है, और इवन ज्यादा डाटा को भी देख लेगा तो कोई इस तरह की लाइन लगाना शुरू कर देगा। अगर स्ट्रेट ही लाइन लगानी है तो ये वाले खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यस इसका सर। मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन के काबू वाली चीज नहीं है, इसके लिए कोई कर्व्ड लाइन होनी चाहिए। ठीक है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो आपने जो डाटा जिसके ऊपर वो मॉडल आपने चलाया, आपका सवाल अच्छा है, उसमें वो स्ट्रेट लाइन उसको फिट नहीं कर पा रही। आप उसे स्केल डाउन भी कर देंगे तो स्केलिंग अगर सिंगल वेरिएबल है तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि उसको स्केल करें या ना करें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस यस सर। तरह इसका मतलब ऐसे ही है कि आप कहें कि मैं 1000 मीटर चला या आप कहें कि मैं 1 किलोमीटर चला। ठीक है, तो आपकी यस सर। डाटा वो सारी चीजें जब आप किलोमीटर में कहना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा मैं 1 किलोमीटर चला, अरकम 0.5 किलोमीटर चला, दानियाल 2 किलोमीटर चला, और फरुख जो है वो 18 किलोमीटर चला। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारों का एक ही वो स्केल अगर अप और डाउन करने से
वो 18,000, 1,000, 2,000 उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंगल वेरिएबल के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता। स्केलिंग कब करनी चाहिए? जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों और उनकी रेंजेस यस काफी फर्क हो डिफरेंट हो सर, काफी फर्क हो। जिस तरह अभी आपने देखा कि जो हमने 1 वाट एनकोडिंग की स्टेट की, उसमें 1 और 0 था, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बजट की एलोकेशन थी मार्केटिंग का और R&D वगैरह का, वो हजारों लाखों में थे। वो बेचारा 1 0 कहाँ उसका मुकाबला करेगा हजारों लाखों। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि सबको स्केल करते हैं। पहला तो बात यह है कि स्केलिंग सिंगल वेरिएबल के केस में डजंट मेक मच सेंस। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, जब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो जरूर कीजिए। दूसरा ये है कि जब आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये रह जाती है कि आप उसको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बजाय आप उसको किसी और फॉर्म में हैंडल करें। आप उसके लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ चले जाएं। ये नजर आ रहा है? ये क्या है? यस सर, ये पावर इसकी टू इसकी पावर है इनपुट की। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x1, उसी की ये पावर है। यस सर। है ना? यस हमारे सर। पास x1 ही आया हुआ है। x1 की वैल्यू 2 थी, 4 थी, यहाँ पे 3 थी, इधर से 5 थी। जब हम इसको स्क्वायर्ड कर देंगे, ये एक कॉलम बन गया। अब हमने खुद इसका दूसरा कॉलम बना दिया। इस कॉलम को हमने क्या कहा? ये 4 है, ये क्या बन जाएगा? 15, ये 9, और ये क्या बन जाएगा? 25। फिर हम कहते हैं नहीं यार, अभी भी हमारी तसल्ली नहीं हो रही कि मजेदार लाइन नहीं बन रही। हम कहते हैं इसकी प्लस B3 क्या x1 क्यूब भी कर दो। इसकी एक और पावर लेके देखते हैं। फिर अब क्या बन जाएगा? 8, 64, 81 20। और 125। समझ आती है? यस सर। और फिर हम इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यस सर। और इससे हम बेसिकली ये वैल्यूज तो ऐसे ही रहनी है ना। जो मॉडल कर रहा होता है ना, वो इनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होता है। ये अमूमन वो 1 ही रख लेता है या कुछ इस तरह से पॉइंट। ये जो भी निकलता है वो डाटा के हिसाब से वो इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू होती है वो हो जाती है। ये इनको ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि ये वैल्यूज तो हमारी ऐसी ही आनी है ना। ये वैल्यूज तो चेंज नहीं हो सकती। यस सर। x1 के स्क्वायर ने 8 ही रहना है ना। B2 को वो चेंज करने की कोशिश करता है कि B2 ऐसा हो जाए कि ये पूरा मैप होना शुरू हो जाए। B1 की वैल्यू ऐसी हो जाए कि वो ये पूरा मैप होना शुरू हो जाए। तो जो हमारे रिग्रेशन मॉडल्स हैं वो इन कोएफिशिएंट्स को एक्चुअली एडजस्ट कर रहे हो। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम के मुताबिक, टाइप ऑफ इनपुट डाटा के मुताबिक हम फैसले करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी हमारी टाइप है वो कौन सी है? जब हमारे पास डाटा एलिमेंट्स क्या है? ज्यादा है, कॉलम्स ज्यादा है हमारे पास। हमारे पास क्या है? कॉलम्स ज्यादा है। ये नजर आ रहा है? इसमें ये क्या लिखा हुआ है? x1 इनपुट 1, मतलब वेरी इनपुट 2। ये x1, x2, x3, x4 चल रहा है। आप इसमें देख रहे हैं x1 नहीं चल रहा है और x1 का स्क्वायर है, x1 का क्यूब है, x1 का 4 होगा। इसका मतलब वेरिएबल असल में इनपुट वेरिएबल एक ही था इधर। यस सर। बात हुई? यस सर। तो जब एक ही वेरिएबल होगा तो उसमें सिंपल या पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई होगा। जब ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो फिर उसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई। और इसके अलावा भी रिग्रेशन की, नॉन लीनियर रिग्रेशन की और भी टेक्निक्स हैं। तो वो हम अभी तो फिलहाल इस कोर्स में स्किप करेंगे। जो मोटिवेटेड लोग हैं उनको मैं वो बता दूंगा, वो आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए। सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है? जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटा क्लासिफिकेशन का एक तरीका कार है, वो रिग्रेशन नहीं है।
वो इस तरह प्रिडिक्शन वाला नहीं है चीज, वो क्लासिफिकेशन का एक मॉडल है, लेकिन कहते हैं उससे रिग्रेशन, नाम में रिग्रेशन। ठीक है सर। हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन में जब देखेंगे। ठीक हो गया? यस सर। अभी तो नहीं कोई सवाल? नो सर। अब इतनी सारी तफसीलात के बाद मेरी आपसे एक दफा फिर पूरी क्लास से गुजारिश है, क्या भला रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनने रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सबका भला, सबकी खैर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने एक भी नई चीज नहीं पढ़ी। नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि अब मैं, क्योंकि हम थ्योरी वाली साइड पे ही निकल गए हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें मजीद थ्योरी वाली ही आगे चलाता हूँ, और कोडिंग का भी देखते हैं, या कोडिंग पे चले जाते हैं, ताकि आप कोडिंग तो करें ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। यस सर, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर थोड़ी थ्योरी हाँ, पे। थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर वो बाकी प्रैक्टिकल चीजें अगली क्लास में देखते हैं। अच्छा, मैं जरा इसको क्विकली रन डाउन कर रहा हूँ, पढ़ा जा रहा है सारा? आपको सही नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड। अच्छा, ये तो हमारी वो कन्वेंशनल लाइब्रेरी तो हो गई ना। अब हम करने जो चीज जा रहे हैं वो बैकवर्ड एलिमिनेशन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड एलिमिनेशन में आपको याद है कि हमने सारे के सारे वेरिएबल्स एक दफा सिस्टम का पार्ट बना दिए, ऑल इन कर लिया, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एक एक करके वेरिएबल्स को कहना है कि भाई आप अब सिस्टम से आउट हो जाएं। अच्छा, अब मैं आपको क्विकली ये दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो ये डाटा हो गया, ये चल गया, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। ये क्या हुआ, हमारा जो डाटा है वो आगे, मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर यहाँ पे खोल लेता हूँ। डाटा सेट हमने 50 स्टार्टअप्स वाला देखा था ना लास्ट क्लास में, यही वाला जिसमें हमने अभी स्लाइड शो में भी देख रहे थे। इसके अंदर से वही एक्स में लास्ट कॉलम हमने रिमूव कर दिया, और वाई में लास्ट कॉलम शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स को मैंने प्रिंट किया है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक्स है इस वक्त, क्योंकि इसमें ये कैलिफोर्निया भी है और ये फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हैं, तो ये सारे को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट तरह के बजट्स हैं और ये स्टेट है, तो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा 3 स्टेट्स हैं। और वाई जो है वो हमें नजर आ सकता है, वाई ये वो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स हैं 50 के 50 डिफरेंट कंपनीज के, वो नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और स्टेट, और फिर उसके बाद प्रॉफिट, ये हमारा डाटा सेट है सारा। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये जो सारा कोड है, इस कोड के अंदर हम इसकी वन हॉट एनकोडिंग कर रहे हैं। ये वन हॉट एनकोडिंग को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने थ्योरेटिकली कर दिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिखा हुआ है, जो हमने प्री प्रोसेसिंग लेक्चर में किया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब हमने इस कोड को आप देख लीजिएगा, और इस कोड की मदद से हमने क्या किया है, अगर आप ये देखें तो हमने एक्स वेरिएबल जो हमारा है, बेसिकली होना ये चाहिए कि इस एक्स वेरिएबल के अंदर ये चीज हो जाए। तो आप यहाँ पे देख लें कि एक्स के अंदर से उसने क्या किया है कि वो जो स्टेट का कॉलम था, स्टेट का कॉलम, ये एक्स को ऑब्जेक्ट है तो वो दिखा नहीं रहा, यहाँ पे नीचे ये प्रिंट हुआ हुआ है। स्टेट का जो कॉलम ये नजर आ रहा था हमें पिछली दफा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, उसको खत्म करके इसने ये कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स बना दिए, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। तो ये अमूमन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना रहा होता है, तो फ्लोरिडा, ये कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क होना चाहिए। तो जैसे भी वो कर रहा है वो आपको पता लग जाएगा डाटा को देख के। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि इस वाले एक्स में, ये जो हमने इसके बाद प्रिंट एक्स किया, ये वाली स्टेटमेंट देख रहे हैं, इस वाली स्टेटमेंट के बाद वो जो स्टेट वाला कॉलम था वो हमने बीच में से निकाल दिया है, और वन हॉट एनकोडिंग अपने पास रख ली है। उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, और इसमें हमने वन हॉट एनकोडिंग करने के बाद हमने क्या किया है कि इनमें से कोई एक कॉलम हमने छोड़ देना था। ठीक है, हमने ये फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दिया, इससे ऑनवर्ड, यानी कि इतना हर एक को, ये पहला कॉलम छोड़ के, डमी वेरिएबल ट्रैप की वजह से पहला कॉलम छोड़ दें, इन 2 को रख लें डमी वेरिएबल्स के अंदर से, और बाकी तीनों के तीनों जो हमारे बजट्स हैं उन तीनों को रख लें। तो हमारा डमी वेरिएबल ट्रैप
कट हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। इसकी समझ आइए कि हम इस कॉलम को क्यों छोड़ रहे हैं? यस आगे सर। समझ सर। ठीक है ना। अभी हमने पूरी इसके ऊपर बार बार 6 दफा डिस्कशन की है कि डमी वेरिएबल में से एक को ड्रॉप कर देना है। ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 कॉलम है इस डाटा के अंदर। 6 कॉलम है 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक है, तो अब हम ऐसा करते हैं 1 से लेके 5 तक रख लेते हैं और 0 को ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारा डमी वेरिएबल ट्रैप सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इस जगह पे हम यही कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। हम इसको चला के भी देख लेते हैं और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। आप देखिए कि उनमें से ये 2 रह गए और 3 ये वाले, 5 वेरिएबल्स रह गए। एक जो 10 वाला था वो ड्रॉप हो गया। ठीक, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है हमारा नॉर्मल, ये हमारा वही जो हमने रखा हुआ है 20/80 वाला स्प्लिट, हमने कर दिया। ठीक है, अब ये x को, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये जो पूरी प्री प्रोसेसिंग थी जिसके अंदर हमने क्या किया कि डाटा को लोड किया, लोड करने के बाद उसके बाद हॉट एनकोडिंग की कैटेगोरिकल वेरिएबल की। एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसकी करेंगे, मल्टीपल है तो सबके लिए ये कोड रिपीट होगा। ये वाला कोड, ये वाला कोड अभी किसके लिए लिखा गया था? स्टेट वाले कॉलम के। अगर मल्टीपल कॉलम्स होते कैटेगोरिकल, फिर हम सबके लिए ये कोड लिखते और उसके बाद सब में से एक एक कॉलम को ड्रॉप करते। वो डमी वेरिएबल ट्रैप वाला मसला भी सबके लिए सॉल्व करते। अब हमारा ये एक्चुअल एक्स आ गया हमारे पास, जिसके ऊपर हम, जिसको हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम इधर मैं लिखूं प्रिंट एक्स ट्रेन, तो ये एक्स ट्रेन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेट है। ट्रेनिंग सेट में ये 50 में से 80% हमने कहा, तो ये 40 इंस्टेंसेस इसके होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्स ट्रेन जो है वो 40 इंस्टेंसेस का है, ये नजर आ रहा है। जो एक्चुअल डाटा था वो 50 इंस्टेंसेस का था, उसका 80% जो है वो ट्रेनिंग में चला गया। 20% जिस तरह वाई टेस्ट और वाई ट्रेन, जो ये एक्स ट्रेन जो आपको नजर आ रहा होगा, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है वो 10-10 के। ठीक है, यस सर। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको रिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो ये sklearn लीनियर मॉडल के अंदर से लीनियर रिग्रेशन का हमने ये क्लास इंपोर्ट की, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया कंस्ट्रक्टर कॉल करके, जैसा कि हम पहले भी कर रहे थे, और इस रिग्रेसर को फिट कर दिया। ठीक हो गया। यस अब सर। चूंकि उसको पता है कि x के अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि x के अंदर चूंकि ऑलरेडी 5 एट्रीब्यूट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं। यस सर। तो ये जो नाम थे वो लीनियर रिग्रेसर ही है, लेकिन उन 5 एट्रीब्यूट से उसे पता है कि ये जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे कौन सी रिग्रेशन अप्लाई करनी है? मल्टीपल। समझ आ गई? यस सर। ये जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म, यस सर। तो उसमें वो ऑब्जेक्ट को देख के और फिर वो फैसला करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यस सर। जिस का ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह की एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जरा थोड़ी सी आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म की याद दहानी करा दें। यहाँ पे ये एक्चुअली वही पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हो रहा है कि यहाँ पे अगर सिंगल वेरिएबल वाला होगा तो वो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन वो उसको फिट करना शुरू कर देगा मॉडल को, और अदरवाइज वो इसके मुताबिक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद ये जब हम चलाएंगे तो प्रिडिक्शन कर देगा। रिग्रेशन नॉट डिफाइंड। रिग्रेसर लाया नहीं ये वाला, ये अब प्रिडिक्शन हो गई। ये वैसे ही प्रिसीजन 2 रखी है, और यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड है इसके अंदर ये दोनों को साथ साथ, असल में जो चीज हम पहले ये करते थे कि y की एक्चुअल वैल्यू क्या है और जो y प्रेडिक्ट है वो क्या है, तो इन दोनों को हम सामने सामने रख के
इस तरह से देख लेते थे, है ना। ये y नहीं बल्कि y टेस्ट जो एक्चुअल वैल्यू है और ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इन दोनों को यूं सामने साथ साथ रखना है ना, और हमने देखना है ये 1,03,282, 1,03,015। मजा आया? अच्छी प्रेडिक्शन है Yes, ना। sir. है बंद हो गया वो, नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 144, ये 132, 146, 132, 77, 77 और 71, तो ये इस तरह से प्रेडिक्शन चल रही है, तो नॉट बैड, ठीक है। तो Yes, sir. इस चीज को इस तरह से भी विजुअलाइज किया जा सकता है। और ये वाली जो प्रिंट की स्टेटमेंट है जिसमें दोनों इन्हीं दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, y प्रेडिक्टेड को और y टेस्ट को। तो ये y प्रेडिक्टेड है और ये y टेस्ट है, तो ये एक ही जगह उसमें आउटपुट में दोनों नजर आने शुरू हो गए। तो हमारे पास वो दोनों तरीके हैं कि हम किस तरीके से इसको विजुअलाइज करना है। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, आगे ये है कि हम ये स्टार्ट मॉडल फार्मूला डॉट एपीआई ये हम यूज करते हैं। तो ये बैकवर्ड एलिमिनेशन जो है ये स्टैट्स मॉडल के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। ये एक नई लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के थ्रू हमने ये काम करना है। ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो अभी एक्स को अगर मैं प्रिंट करूं, तो बाद में प्रिंट करता हूं तो फिर आपको ये फर्क समझ आएगा। इस वक्त मैं अगर एक्स को प्रिंट करूं तो क्या सूरत हाल नजर आ रही है, ये इस तरह से एक्स नजर आ रहा है। उसके बाद मैं ये एक्टिविटी इस पे मैंने की और अब जब मैं प्रिंट एक्स कर रहा हूँ तो ये नजर आ रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है, मैं इनको ये यहाँ पे लेके आता हूँ। ये 0, 0, ये 0.0, 1.0 और उसके बाद ये अगले 3 बजट्स हैं, इसमें इस चीज का बजट एलोकेट ही नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, एक एडिशनल कॉलम आ गया। ये एडिशनल कॉलम नजर आ रहा है आपको, 1 वाला, जी सर। 1, 0.0 और 1.0। ये कॉलम जो 1 वाला सारा नीचे आपको ये नजर आ रहा है, सबसे पहला कॉलम नजर आ रहा है। Yes, sir. ये कॉलम हमने इसके अंदर अपेंड किया है np.ones के थ्रू। एक कांस्टेंट का फंक्शन भी होता है जो उसके थ्रू हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये कॉलम हम बेसिकली जो हमारी इक्वेशन में b नॉट जो सबसे पहले वाला होता है ना, जिसमें x शामिल नहीं होता, तो कांस्टेंट टर्म होती है जिसे y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। b नॉट हम कहते हैं ना, b नॉट प्लस b1 x1 b2 x2 b3 x3, इस तरह करते हैं। यस सर, Yes, sir. ये b नॉट के लिए ना हम ये वाला ऐड करते हैं इसके अंदर, और उसमें जनरली हम 1 दे देते हैं। कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, तो हम अमूमन क्या दे देते हैं, 1। 1. तो इस जगह पे ये जो काम हुआ है, इस हमने इस पूरे के पूरे x के अंदर 50 और 1 का एक, यानी कि 50 और 1 का एक, 50 रोज और 1 कॉलम्स का 1 वैल्यू हमने ली है और उस 1 वैल्यू वाले कॉलम को अपेंड कर दिया है x के अंदर। x इज 1 का मतलब क्या है कि कॉलम वाइज इसको करना है, रो वाइज नहीं करना। x 0 कर देंगे तो वो रो हो जाएगी। इस बात की समझ आई है? Yes, sir. यस सर, इस बात का मतलब ये है कि इस x के अंदर कॉलम वाइज एक पहला कॉलम ऐड करो और उस इसको अमूमन हमारी कोशिश क्या होगी कि इसको पहला ही कॉलम रखें, इसको आखिरी कॉलम नहीं रखना, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड है। ऊपर मैंने ये वाला लिखा था, पहले मैंने जो लिखा था उसके अंदर मैंने ये किया, तो क्या हुआ, एक्स शुरू में था और ये जो 1 से ये एंड पे अपेंड हो गए। अब अपेंड में वही होगा ना, जो पहले दे देंगे वो पहले आ जाएगा और जो अपेंड होना है वो बाद में आ जाएगा, है ना। तो इसको मैंने यार सेकंड पैरामीटर दे दिया था। एक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कमेंटेड कोड के अंदर ये एक्स पहले था और ये जो वैल्यूज जो 51 वाला जो कॉलम यहाँ आ रहा है जिसमें 51 है वो बाद में आ रहा है। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो क्या है कि इसको क्या रखें, पहला कॉलम। ताकि उसने क्या करना है, उसने
जो भी पहला कॉलम होगा उसको B0 बना देना है, दूसरे को B1, तीसरे को B2, फिर B3, B4, B5 इस तरह बना देना। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे आखिर में अपेंड कर देंगे तो जो कोई और कॉलम जो है वो B0 की वैल्यू बन जाए। बात समझ आई? B0 को हम अपनी तरफ से सारे की सारी जगहों पे एक ही कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको शुरू में आना चाहिए और बाकी के x को आगे आना चाहिए। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सारी बात वाज़ेह हो गई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ से आगे बैकवर्ड एलिमिनेशन आ रही है। बैकवर्ड एलिमिनेशन आप कहेंगे कि ये आसानी बात हो गई। अब हमने क्या किया, ऑल इन कर दिया। हमने ये x ऑप्टिमल की तरफ जाना है। x ऑप्टिमल का क्या मतलब है कि बैकवर्ड एलिमिनेशन करते वक्त हम क्या करते हैं कि स्टार्ट में तमाम के तमाम वेरिएबल्स को अपने मॉडल का हिस्सा बना ले। ठीक है, और तमाम के तमाम वेरिएबल्स को हिस्सा बनाने के बाद फिर हम एक एक करके उनको एलिमिनेट करते हैं और उतनी देर तक एलिमिनेट करते हैं जब तक के बाद कन्वर्ज नहीं कर जाती, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स रह जाएं जो कि वाकई में जिनकी सिग्निफिकेंस लेवल अच्छा है और वो हमारे प्रेडिक्टर को बेहतर बना रहे हैं। याद है ये बात? यस सर। तो हमने फिर इस केस में x ऑप्ट, अब x नहीं बल्कि इसी x की मदद से हम x ऑप्ट बनाने लगे, ऑप्टिमल, ताकि ये x भी अपनी जगह रहे और हमारा ये वाला नया वेरिएबल जो है वो हम उसके ऊपर काम करें। तो टू स्टार्ट विद x ऑप्ट जो है वो x के ही बराबर है। उसके 0 1 2 3 4 5 सारे कॉलम्स ले लो और तमाम रोज ले लो। ठीक है, यस सर। अच्छा, उसके बाद ये अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये एग्जैक्टली वही है जो कि x था, और ये वैसे ही फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये y को भी प्रिंट कर लिया। अच्छा, ये जो रिग्रेसर है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की बेस पे, ये जो SM हमने ऊपर लोड किया था स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर से, तो इसके अंदर से हम ये ndog और xog की मदद से ये y और x इसके अंदर पास करते हैं कि ये हमारे वो ये पूरे का पूरा x है। ठीक है, x ऑप्ट जो है सारे फुल फ्लेज वेरिएबल्स के साथ, और y जो है वो हमारा प्रॉफिट है, ये जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 50 के 50 इंस्टेंसेस, और इसको फिट कर दो। ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू इसको फिट करते हैं। ये कोई इसमें एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसको भी हम ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। और फिर सर वो पैरेंथेसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वो भी मैं इसको कर रहा था, ये हो नहीं रहा था अभी, तो लेट्स स्टॉप इट फॉर नाउ। तो उसके बाद क्या है कि ये मॉडल की हम समरी फिर उसके बाद जनरेट करते हैं। ये मैं फिर आपको स्लाइड की मदद से अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हमने करना क्या है, हमारी ये 3 लाइंस ऑफ कोड है, ये 3। अब जब हमने ये 5 के 5 को रखा और उसके ऊपर मॉडल को ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू फिट किया, और फिट करके हमने उसकी समरी प्रिंट की। ये जो मॉडल OLS डॉट, ये जो रिग्रेसर डॉट समरी है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर जाएं, तो रिग्रेसर डॉट समरी जो है ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें इसके जो पूरा बिहेवियर है ना इसके डिफरेंट इवैल्यूएशंस का, वो हमें शो कर देता है। इसको मैं अभी स्लाइड्स में जाके ना आपको इस सारी चीज का समझा देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझसे ये कोड चल नहीं सका था, ये वाला वो लाइब्रेरीज का मसला, ये इसके अंदर कोई पैरामीटर्स की सेटिंग्स का या तो मसला, या फिर जो मैंने इस वक्त जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं वो कुछ सही से हुई नहीं है। तो जो भी मसला है इंशाल्लाह उसको भी हल कर लेंगे। फिलहाल आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि ये वो पैरामीटराइजेशन के अंदर कोई ना कोई इसका मसला है, जो इस जगह पे ये एरर दे रहा है ना, ये वाला। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट फॉर्मूला एंड डाटा कोई इसके फॉर्मेशन, यानी कि ये जो जिस तरीके से ये पास हुए हैं ना, ये को मेरा ख्याल ऑब्सोलीट हो गए हैं, किसी और तरीके से इस नए वर्जन में पास करने हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे पास करने हैं। लेकिन बात वही है कि पास इसको y और x ही करने हैं। बात समझ आती है?
ये सारे हमारे x वेरिएबल्स हैं और ये जो y है ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वही जो हम मॉडल को फिट करते वक्त हमेशा x और y की वैल्यू x ट्रेन और y ट्रेन देते हैं ना, तो ये x ट्रेन और y ट्रेन हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम समरी देखते हैं तो समरी में से हम फिगर आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो जिसके जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। हमने 0.05 रखा हुआ था, 5% सिग्निफिकेंस से ऊपर जो भी होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो जिसकी सिग्निफिकेंस 0.05 से सबसे ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सिग्निफिकेंस आ रही है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या स्टैटिस्टिकल लेवल उसे आप कह दें 0.84, तो 0.84 तो 0.05 से कहीं ऊपर है और बाकी सेकंड वाले की आ रही है 0.62, फिर हम 0.84 वाले को इसमें से निकाल देंगे। तो वो हमने देखा तो पता लगा कि जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम पे वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा आ रही है, तो हमने वो सेकंड वाले को रिमूव कर दिया। तो अब हमने एक्स ऑप्ट को क्या कर दिया 0 1 3 4 5 2 को निकाल दिया। बैकवर्ड एलिमिनेशन में यही हमने देखा था ना कि एक को निकाल देना है एक वक्त में, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। अब जब ये करेंगे उसके बाद फिर वही x और y तो वही रहेगा, लेकिन x ऑप्ट अब अपडेट हो गया। अब आपको ये समझ आ रहा है कि x को हमने क्यों सेव रखा था और x ऑप्ट अलग क्यों बनाया था, ताकि हमारा ओरिजिनल x जो है वो एज इट इज रहे सारे के सारे वेरिएबल्स के साथ। x ऑप्ट में हम वो करते जा रहे हैं कि x में से ये ले लो तो ये वाला x ऑप्ट बन जाएगा, ठीक है। अब x ऑप्ट में वो हो गया। उसके बाद फिर हमने रिग्रेसर चलाया, एक दफा फिर नहीं चलेगा इस केस में क्योंकि वो पैरामीटराइजेशन का इशू। फिर हम ये समरी देखेंगे, समरी देख के फिर हम फैसला करेंगे। समरी देख के हमें पता लगा अब कौन सा था जो कॉलम नंबर 1 पे था, जो कॉलम नंबर 1 पे था। ये भी एक स्मार्ट तरीके से हमने देखना है कि x के हिसाब से उसको उड़ाना है, x ऑप्ट के हिसाब से नहीं उड़ाना, क्योंकि x में सारे के सारा डाटा पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, x में सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो हम हर दफा x ऑप्ट को x की मदद से पॉपुलेट कर रहे हैं। तो हमने ये देख लेना कि 2 हमने एक दफा उड़ा दिया तो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी 2 इसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमने 1 उड़ा दिया तो अब कभी भी 1 नहीं आना चाहिए इसमें। तो 0 3 4 और 5 ये वाले आ गए। उसके बाद पता लगा 4 नहीं ठीक, तो फिर हमने 0 3 5 कर दिया। उसके बाद हमें पता लगा कि जी 5 भी नहीं ठीक, तो हमने 0 3 कर दिया। और उसके बाद से हमें पता लगता है कि 0 भी नहीं ठीक, तो हम 3 पे आ जाए। सही है, इस तरह से हम इवेंचुअली एक वेरिएबल पे रह गए। तो डिपेंड करता है कि हम जिस नोयत का डाटा लेके चल रहे हैं, हो सकता है उसमें वो कोई मॉडल इधर कन्वर्ट कर दे 3 पे, कोई हो सकता है 4 पे कन्वर्ट कर दे, कोई हो सकता है 2 पे कन्वर्ट कर दे, इट ऑल डिपेंड्स। तो ये रिपीटिंग लाइंस हैं, इन लाइनों में से किसी एक की भी समझ आ जाए तो बेसिकली सबकी समझ आ गई। ये बात समझ आई है सबको कि हम स्टार्ट हमने सबसे किया, उसके बाद इस मॉडल को चलाया, इसकी समरी रन की और समरी रन करके देखा कि किसकी एसएल वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, 0.5 से भी ज्यादा है और ओवरऑल सबसे ज्यादा है। तो पता लगा इसकी सबसे ज्यादा थी, हमने इसको निकाल बाहर किया और 0 3 4 5 बाकी रह गए। फिर मॉडल को चलाया उसी तरह से और उसके बाद पता लगा कि 4 की उसके बाद सबसे ज्यादा है, उसको भी निकाल बाहर किया एंड सो ऑन। अब सर ये जो मैं समरी वाला आपको इसको मैंने वो मैं आपको दिखा सर देता जो हूँ। मैं आपको समरी ये जो अभी स्लाइड शो पे जाता हूँ उस पर मैंने वो एक ट्यूटोरियल था, वहां से ये चीजें जो हैं वो इसी एग्जांपल की वो मैंने लोड की थी। सर इसकी ये मैं आउटपुट आएगी, वैल्यूज आएंगी। जी जी स्क्रीन शेयर हो रही है। कोड हो रहा सर, हो गई सर। सर डमी वेरिएबल ट्रैप आ रहा है। ये अब नजर आ रहा है ये वाला। यस सर। अच्छा, ये अब आप समरी प्रिंट करते हैं ना तो कोई इस तरह की चीजें उधर नजर आती हैं आपकी कंसोल पे, ठीक है। इस समरी के अंदर ये वो पी वैल्यू है जिसको हमने देखना है, ठीक है। तो ये काफी सारी, ये कोफिशिएंट आ गया, ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, ये टी वैल्यू आ गई, ये पी ग्रेटर देन टी और ये सारा कुछ आ गया।
हमने इस P वाली को ये वाली चीज को देखना है। सही हो गया? इसके अंदर आप देखें तो ये कांस्टेंट का कोई मसला नहीं है, बेहतरीन जा रहा है। x1.95 आ रहा है, x2.99 आ रहा है, x3 0 आ रहा है, x4.6 आ रहा है और x5.12 आ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? और 99 ये किसको कर रहा है? x2। x2 x2 तो x0, x1, x2, या अगर हम कॉलम्स के हिसाब से देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये कॉलम है। ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं ना, जो हमने एक्स ऑप्ट के अंदर शामिल किए थे, तो ये 0 कांस्टेंट है, याद है कांस्टेंट हमने किया था यस ऑल सर वंस वाला। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। तो इसके अंदर से कौन सा सबसे ज्यादा आया? 2 सर x2 इसको निकाल दें। 2 को 2 को सर तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या करें कि एक्स ऑप्ट के अंदर एक्स में से तमाम रोज लें, लेकिन कॉलम्स में से 2 को निकालते हैं, 0, 1, 3, 4, 5। और फिर उसी तरह से y तो एज इट इज रहेगा, y तो वही रहेगा हमारा, x की जगह अब x ऑप्ट ही जाना है, लेकिन x ऑप्ट हमने अपडेट कर दिया। ठीक हो गया? यस सर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चलाया तो ये आउटपुट आई। इस आउटपुट के अंदर अगेन कांस्टेंट ठीक है, x1.94 है, x2.000, x3.604 और x4.118। कौन सा निकलना चाहिए? ये वाला x1 x1। ठीक है, अब x1 इनमें से कौन सा है? ये 1 कांस्टेंट, ये x1, ये x2, ये x3, x4। ठीक है, अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अब ये x2 हो गया हुआ है। ठीक है, ये वो वाला 2 नहीं है। जो करंट कॉलम्स आपने दिए हैं ये उनको उस हिसाब से ही करी जाएगा। अब इस x2 का मतलब हरगिज ये वाला 2 नहीं है, अब इस x2 का मतलब ये 3 है। ये फर्क समझ आया? यस सर क्योंकि ये अपने हिसाब से जो इस वक्त इसने कॉलम इनकॉर्पोरेट किए हैं एक्सऑप्ट के अंदर, उनके हिसाब से करें। तो कौन सा गया? दूसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर वाला कौन सा? 1 1 की छुट्टी करें और इसका मतलब है 0, 2 की ऑलरेडी छुट्टी हो गई, 1 की भी छुट्टी हो गई, अब 0, 3, 4 और 5 है। 0, 3, 4, 5 रन करें और फिर देखें और इसी चीज को चलाते रहें। जब ये हो जाएगा कि सबकी सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 से नीचे आ जाएगी, उस वक्त फिर हमने रुक जाना है। फॉर एग्जांपल इसके बाद चलाने के बाद सबके सिग्निफिकेंस लेवल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको शायद सबकी 0.05 से नीचे ही आ जाए वैल्यू, तो फिर हम उधर ही रुक जाएंगे। इसमें रुकने का तरीका क्या है बैकवर्ड एलिमिनेशन में? हम जब ऐसे पेज पे रुकते हैं जब फिर हो गया। लेकिन इस एग्जांपल में क्या होता है कि इस एग्जांपल में जब आप आगे चलते जाते हैं तो फिर सिर्फ 3 रह जाता है, बाकी सब उड़, ये वाला इनमें से कोई एक रह जाता है, R&D वाला शायद रह जाता है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ये एक तरीका का। सारी बात समझ आ गई? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। सर ये इस वाले की समझ नहीं आई, ये 0.5 का मतलब है क्या? ये मुझे इनकी आवाज नहीं है, किसी को समझ आई है क्या पूछ रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है। दोबारा बोलिए। हेलो, कोई और किसी का कोई सवाल? हाँ सर सर चलाएंगे तो फिर सही से समझ आएगी। अभी समझ आ गई है? डमी वेरिएबल में थ्योरेटिकली सर समझ आ गई है सर। 5 के 5 वेरिएबल्स जो हैं, उन 5 वेरिएबल्स से हमने स्टार्ट लिया, उसके अंदर से हमने ये समरी जब प्रिंट की तो समरी इस तरह से प्रिंट हो गई। इसके अंदर से इस P वाले कॉलम को हमने देखा, इसमें जो 0.05 से ज्यादा है उनमें से उनको हमने कर लिया कि ये नहीं होने चाहिए, और उनमें से हमने एक निकालना है, वो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है। ओके सर ठीक है, और उसको हमने फिर इसको निकाला, इनमें से जो सबसे ज्यादा वाला 0.99 निकल गया। उसके बाद फिर हमने फिर बाकियों को इस हिसाब से चलाया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि इनकी वैल्यूज बदल रही हैं।
अब ये 0.94 पे आ गया, ये 0.604 पे आ गया, ये 118 पे आ गया, पहले ये थोड़े थोड़े ज्यादा थे। तो अब उसके बाद फिर ये 0.94 वाले की छुट्टी कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट की छुट्टी कराएंगे, फिर नेक्स्ट की छुट्टी कराएंगे, तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये पहलू है इस सारे, और इसमें कोड वही रिपीट हो रहा है, कोड में कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने केयरफुल इस चीज से रहना है कि कौन सा कॉलम इसमें से एलिमिनेट करना है। x आपका ओरिजिनल x ही है, इस x 1 2 3 4 से कैरिड अवे नहीं हो जाना। अब आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त ये इसके मुताबिक है, सेकंड वाले कांस्टेंट का मतलब 0 है, x1 का मतलब 1 है, x2 का मतलब 3 है, x3 का मतलब 4 है और x4 का मतलब 5 है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये सिर्फ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वही कोड ही रिपीट हो रहा है, 3 लाइनें एज इट इज रिपीट हो जानी है, कुछ भी नहीं करना। और इस आउटपुट में से जाके देख लेना कि अब किसका नंबर लग गया। तो इस वक्त इस x2 का नंबर लगा हुआ, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम चलाते हैं तो से इसका नंबर लगेगा x3 का। तो x3 एक्चुअली क्या है यहाँ पे, तो जब इसको चलाएंगे तो ये इनमें से जो भी x3 होगा वो फिर निकल जाएगा उसको। बेसिकली ये 1 निकल गया ना, तो उसके बाद ये रह जाएगा 0 3 4 और 5। अब जब हम चलाएंगे तो कांस्टेंट x1 x2 x3 तीन रह जाएंगे, उनमें से जो नंबर लगेगा वो x2 का लगेगा, और उस वक्त x2 जो होगा वो कौन सा होगा, कांस्टेंट x1 x2, ये 4 इनमें से निकल जाए। जो ये नजर आ रहा है ना, इसके मुताबिक ही चलेगा। आप देख लें कि यहाँ पे 0.99 वाला पहले निकला था, उसके बाद इसका ही नंबर लगना चाहिए इस वाले का, क्योंकि ये भी उससे कोई ज्यादा दूर नहीं था, उसके बाद इसका नंबर लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम करते एक एक करके। बात वाज़ेह हो गई? यस तो आपको इसको देख के भी आपको एक इनिशियल सेंस बन जाना चाहिए कि इनकी तो छुट्टी होने वाली है, ये तीन तो कहीं नहीं जाते, ये शायद जब तीनों निकल जाए तो इसकी वैल्यू 0.05 के अंडर हो जाए, तो फिर मसला हल हो जाए। क्लियर? सर ये हर दफा आप ये 0.05 के ही हम मतलब करेंगे उसके वो अंदर ही? खुद 0.05 से हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। सर ये हमें मैनुअल डिस्कार्ड करने पड़ रहे हैं, ये ऑटो पे नहीं हो सकते कि 0.5 से ऊपर जो ऑटो पे हो जाए? ये शायद कोई ऐसा तरीका हो लूप वगैरह लगा के, बट आई एम नॉट श्योर। क्योंकि सर मैनुअल हर दफा देखने के बाद फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। हाँ, तो तो सही अमूमन हमारे पास 8-10 वेरिएबल्स ही होते हैं, चलें 20 हो गए तो वो मतलब दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। आई एम नॉट श्योर, मुझे वो क्योंकि आई माई सेल्फ एम न्यू टू दिस, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। हो तो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, देयर शुड बी समथिंग जो कि इसके अंदर से यस सर। की वैल्यू को गेट करे और इसको लूप में लगाए और सारों को देखे। बेसिकली होना तो सर चाहिए। जब तक चेंज ना हो, चेंज मतलब चेंज आना बंद हो जाए तो वो लूप टर्मिनेट हो जाए। चेंज नहीं, चेंज लेट्स सर नॉट टॉक मतलब अबाउट चेंज मतलब सर ऐसे होगा ना कि कोई भी वैल्यू डिस्कार्ड नहीं हो रही होगी। 0.05 को हम रख लेते हैं ना कि हमारे हाँ थ्रेशोल्ड सारे वैल्यू से 0.5 से नीचे हो जब जाएंगी तो फिर वो जस्टिफाई करना डिस्कार्ड हो शुरू जाएगी। हो गए हैं तो बस उधर रुक जाओ। यस सर तो फिर हमारी डिस्कार्ड हो स्टॉपिंग जाएगी। कंडीशन है, हम भी तो वही कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, ये एक और तरीका भी है, ये एक है चीज जिसको हम क्या कहते हैं, आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, ठीक है। ये भी मॉडल की जब आप समरी हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये आपको ये नीचे पी वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये पी वैल्यूज। अभी यस मैंने सर। ये नीचे वाली स्क्रीनशॉट आपको दिखाई थी, हम सिर्फ इसको देख रहे थे। आप में से लास्ट क्लास में किसी ने सवाल भी किया था कि हम फैसला इसकी एक्यूरेसी वगैरह और उसका तयन कैसे करते हैं। तो हमने यही देखा था कि ऑर्डिनरी जो स्क्वायर्स हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये डिफरेंसेस के जो है उसकी मदद से हम इसको देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो उसके आगे कुछ वेरिएंट्स हैं जिनमें से एक को आर स्क्वायर्ड और उसी का फिर एक और रिफाइंड वर्जन है जिसको एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड कहते हैं। तो ये दो मेजर्स हैं, इन मेजर्स की बेस पे हम देखते हैं कि कौन के हमारा मॉडल कितना अच्छा है। इसकी आइडियल वैल्यू आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की 1 होती है।
1 के जितना करीब ही होगा उतना ही हमारा मॉडल अच्छा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे फिर इस एग्जांपल में ही जो ज़ाहिर बात है ये पढ़ने पढ़ाने के लिए ये एग्जांपल्स बनाई गई हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है और ये अच्छी चीज़ है कि ऐसा डाटा सेट बनाया जाए जिसमें वो चीज़ें आ रही हूँ जो कि डिस्कशन के लिए आसानी पैदा करें। तो होता क्या है कि जब हम इसमें एलिमिनेशन कर रहे होते हैं तो करते करते हमारे पास इस एग्जांपल में क्या रह जाता है कि सिर्फ R&D एक वेरिएबल बचता है, बाकी सब के सब एलिमिनेट हो जाते हैं। सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। तो गुड। तो जब हम सारा कुछ इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट हैं तो सिर्फ R&D हमारे पास बचता है। तो R&D बच जाता है तो उस वक्त जब हम इसका एडजस्टेड आर स्क्वायर लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा गिर जाता है एक्चुअली। तो उससे पिछला जो वेरिएबल जो हम एलिमिनेट करते हैं उसकी जो ये जो p वैल्यू आ रही होती है, जो नीचे हम ये डबल लाइन से नीचे नजर आ रही है, वो p वैल्यू 0.06 होती है, यानी कि मार्जिनली अबव द डिस्कार्डिंग पॉइंट। 0.05 पे से ऊपर वाले को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो अगेन ये कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने 0.05 पे डिस्कार्ड करना है, तो व्हाई नॉट ब्रिंग इट बैक, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसको मार्जिनली से उससे डिविएट कर रहा था। तो जब उसको लेके आते हैं तो फिर आर स्क्वायर्ड जो है वो हमारा निस्बतन थोड़ा सा 1 के 0.95 पे से चला जाता है। तो दो वेरिएबल्स पे ये 0.95 था और इस उस आखिरी को निकालने के बाद ये 0.94 हो गया। तो इसका मतलब है कि उसको ना निकालना ज्यादा बेहतर था। वो कि वो 0.05 की लाइन को से वो बाहर था लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं था, तो वी कैन गिव इट अ रिकंसिडरेशन। और वो रिकंसिडरेशन के लिए हमारे पास कौन सी चीज अवेलेबल है? एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। ठीक है, ये आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड क्या है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है और कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, डाटा माइनिंग वालों ने शायद ये पढ़े हों, लेकिन मैंने आपसे यही कहा हुआ है कि इस कोर्स में हमारी अजम्पशन यही है कि किसी ने माइनिंग में पढ़ा भी हुआ है तो हम उसको आसान करके दोबारा से सीखेंगे। माइनिंग वालों का रिवाइज हो जाएगा और हमें भी समझ आ जाएगा और हम एक ही लेवल पे होंगे। ये बात, आखिरी बात सबको समझ आ गई है? वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अन्य व p वैल्यू की बेस पे डिसीजन नहीं करते जाना, साथ साथ एडजस्टेड आर, ये जो आर स्क्वायर्ड है इसमें कुछ कमी पेशियां थी जिसकी वजह से एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड बना। तो हमारा सबसे अच्छा मेजर कौन सा होगा? एडजस्टेड आर। जिस जगह पे दूसरा यानी कि एलिमिनेशन करते जाओ साथ साथ इसको भी देखते जाओ, तो जिस जगह पे जाके एडजस्टेड आर स्क्वायर सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी एक दूसरा तरीका है, हम वहां पे जाके ब्रेक मार दें। सही है? मॉडल मैनुअली देखते जाएंगे। जी मैनुअली देखते हैं। अगेन वही बात है कि यार वो अभी क्योंकि मैं भी नया हूँ इसमें कोडिंग करते वक्त, तो हो सकता है कि मॉडल से ये जो समरी गेट हो रही है इसके अंदर से कोई ऐसा तरीका हो कि हम लूप के अंदर इस सारी चीज को डाल दें और उसमें देखते जाएं और वो लूप हमें बता दे कि ये वाली सेटिंग जो थी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटिंग। ठीक है सर फिर नेक्स्ट क्लास तक आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं अगर कोई तरीका होगा तो। आप ही देखें, मैंने और बहुत कुछ पढ़ना होता है जी हम नहीं सर, सर कर आप भी लेंगे, देख बस लीजिएगा। एक्सप्लोर कर लेंगे। मैंने नहीं देखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक हो गया सर, कोई बात नहीं। हाँ बस ठीक है ना, कुछ खुद भी करो। कर तो रहे कुछ हैं मॉडल ऐसे वैसे होते हैं, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो इसमें ना कुछ ऐसे फंक्शंस भी बने हैं जो कि क्या करते हैं, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन। क्या कहते हैं? फीचर सिलेक्शन। ये सारे फीचर्स ही है ना, एट्रीब्यूट्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या फीचर्स कह लें। मुझे लगता है कि कोई वो फीचर सिलेक्शन वाली कोई एपीआई होगी और उस फीचर सिलेक्शन की एपीआई से अगर हम वो कुछ यही करती होगी, हम उसको ये पूरा एक्स दे देंगे और उससे कहेंगे कि यार ये लो पकड़ो और हमें ऐसा करोगे थोड़ा सा ये एक्स और वाई पकड़ो ट्रेनिंग सेट, और इस ट्रेनिंग सेट की मदद से हमें जरा बैकवर्ड एलिमिनेशन अप्लाई करो और जो मोस्ट सूटेबल हमारे वो बनते हैं जो इसके एट्रीब्यूट्स वो निकाल के दो। तो आप लोगों ने अगर इसके ढूंढने
तो मेरी मदद करने के लिए आप लोगों में से जो भी मुजाहिद है, सर फरूक हरकम भाई, फरूक भाई, हरकम भाई, यस सारे सर। भाई बहने जी सर। जो भी हैं वो उसको देखिएगा। टीचर सिलेक्शन और आर्ट्स को ये जो है बैकवर्ड एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम एक्स और वाई दे के टीचर सिलेक्शन करना चाहें तो ऐसी कोई एपीआई एग्जिस्ट करती है। इस चलो लेट मी यूज दिस वर्ड, अलाउ मी टू यूज दिस वर्ड, इस घटिया तरीके से कम हमें प्रैक्टिकली समझ आ गया कि करना क्या है, असल में अंदर खाते होता क्या है। अगर यस कोई सर, यस सर, एपीआई बेसिक हमें समझ डायरेक्ट आए मिल तो जाए आगे ना, समझ आती है सर। एपीआई अगर हमें मिल जाती है और हम कहते हो गया तो फिर वो रह जाना था। सर बेसिक जरूरी यस होता सर, है। ऐसे ही। इससे ये है कि हमें फंडामेंटल्स जो थ्योरी और जो कुछ अंदर खाते हो क्या रहा है और किस बेस पे ये सारी सिलेक्शंस हो रही हैं और मेजर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस लेवल का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट के ऊपर उसे अप्लाई करके निकलता क्या है। और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ये आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर देख लेंगे, ये क्या है वो 10 मिनट में हमें समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी सारा जो है ना टॉपिक एक लिहाज से कन्वर्ज हो जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल आपको मिल जाएगी, शुडंट बी एनी डिफिकल्ट, मतलब लूप शूप की भी जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। जितना पाइथन ने आसान कर दिया हुआ है ना, वो भी एक ऐसा ही अल्लाह वाला फंक्शन ही मिल जाना जिससे कि ये सारा खाता ही सीधा हो जाना है। एक्स तो वो असाइनमेंट दे दें, सारे ढूंढ लें। तो बोनस असाइनमेंट है, ठीक है, ठीक है सर। बोनस मैं तो असाइनमेंट गया। जो भी करेगा वो फिर एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। इसका फिर ऐसा करना, जी जी, इसको फिर इस तरह से करना ना जिस तरह ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ ना, इस तरह का अब ये हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला फिर डिस्टर्ब ना होगा इस तरह, ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई सर बात सर फीचर सिलेक्शन देखनी है ना सर, बैकवर्ड हाँ एलिमिनेशन। फीचर सिलेक्शन देख लेना, तो वो मतलब नहीं, ओके मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि ये फिर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा ना कि आप लोगों ने यस सर। ये की, तो ये ओके सर। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए वो लेक्चर जरा आसानी से बन जाए, वी कैन ऐड दैट पॉइंट टू द लेक्चर। अभी भी शायद सूनर और लेटर आगे चल के हमें समझ आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सर किधर ये है वो? कोड काइंडली सेंड कर दीजिएगा। जी जी मैं कोड सेंड कर देता हूँ। फैजान साहब वो किधर गया है? वो जुम्मे का ऐलान नहीं किया उसने? सर मैं इधर इधर ही एक हूँ सर, लड़का कहीं नहीं जा रहा, आपके नहीं, पास एक ही। और भी है। सर मैं ही करता हूँ जुम्मे का ऐलान। अच्छा, कल सफे में बिछा जाके देर होगी सर है। अब उसको पता सर, कहने का फायदा तो है नहीं सर। सर वैसे ही खत्म ये करने बड़ी वाला। बड़ी गंभीर डिस्कशन चल रही थी, इसमें सबको जुम्मा भूल गया था। यस सर। चलो फिर पक्का ही ना भूल जाना, पढ़ो जाके। ओके सर, ओके। ओके जी, दुआ अल्लाह कीजिएगा हाफिज़। सर आप भी हमारे लिए। अल्लाह। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और मशीन लर्निंग में आसानी फरमा दे। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।